मिल गया मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज मिल गया डिस्टेंस। इस पेपर को देख कर जाइएगा अपने एग्जाम में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और 2 से 3 घंटे पहले आपको ये पेपर मिल रहा है, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला मिल रही है। इसको जरूर देखिएगा और इसको अपने क्लासमेट पर भी शेयर जरूर कीजिएगा, और याद रखिएगा अभी नहीं तो कभी नहीं, जमकर जब तैयारी करिए डीजे सर चैनल के साथ, और महत्वपूर्ण इस लेक्चर को देखकर जाइएगा। देखिए पहला प्रश्न क्या डिस्टेंस, असहयोग आंदोलन से क्या तात्पर्य है। देखिए असहयोग का मतलब है सहयोग न करना, यानी एक ऐसा आंदोलन चलाया गया जिसमें कि ब्रिटिश सरकार का या अंग्रेजों का सहयोग न करने की बात की गई, यानी अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ क्या किया गया। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया था उसका नाम था असहयोग आंदोलन। ठीक है, सरकार का किसी भी प्रकार से सहयोग न करना यहाँ पर उद्देश्य बनाया गया था। ठीक, इसमें क्या देखा गया था डिस्टेंस, देखिए यहाँ पर जो था यह अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित अन्यायपूर्ण कानूनों और कार्यों के विरोध में जो था ये आंदोलन जो किया गया था, और स्वराज जो है अंतिम उद्देश्य रहेगा ये मानकर ये इसे शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न था आप लोग का, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए बढ़ते हम लोग यहाँ पर आगे। दूसरा देखिए प्रश्न क्या है आप लोगों का, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। अपने देश के प्रति प्रेम की भावना रखना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। ठीक है, राष्ट्रवाद क्या बोलते हैं हम लोग, अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा, उसकी प्रगति और उसके प्रति सभी नियम आदर्शों को बनाए रखने के लिए जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों का पालन करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न रहेगा आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वाटरलू 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 वाटरलू, देखिए वाटरलू का युद्ध है यहाँ पर। वाटरलू का युद्ध किसे कहते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको ध्यान से देख लीजिए, यह युद्ध जो है 18 जून 1815 को लड़ा गया था। कब लड़ा गया था, 18 जून 1815 को। नेपोलियन का डिस्टेंस, ये नेपोलियन बोनापार्ट जो था उसका ये अंतिम युद्ध था। एक तरफा फ्रांस था तो दूसरी तरफ जो था ब्रिटेन था, रूस था, प्रशा था, ऑस्ट्रिया था, और हंगरी की सेना थी। युद्ध में हारने के बाद नेपोलियन ने आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है, तो नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो भी बहुत खतरनाक व्यक्ति था डिस्टेंस, और देखिए ये युद्ध हुआ था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आप लोगों का। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हम लोग जर्मनी के एकीकरण से क्या तात्पर्य है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4। जर्मनी के एकीकरण से क्या तात्पर्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रांस की क्रांति का उत्पन्न जो हुआ था डिस्टेंस, नवीन विचारों से जर्मनी प्रभावित हुआ था। ठीक है ना, नवीन विचारों से क्या हुआ था, जर्मनी जो था वो प्रभावित हुआ था। नेपोलियन ने क्या काम किया था डिस्टेंस, अपनी विजयों द्वारा विभिन्न जर्मन राज्यों जैसे उनको संगठित किया था, और जर्मन राज्यों को एक साथ रहने का एहसास हुआ, और इससे जर्मनी की जो जनता थी, जर्मनी के जो अलग अलग प्रांत थे, उनमें आपस में एकता की भावना का प्रसार हुआ, और जर्मनी का एकीकरण जो है वो बिस्मार्क को दिया जाता है। ठीक है ना, ऑटो वान बिस्मार्क जो था वो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इसने निभाई। चलिए बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में आगे। देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या है, पांचवा देखिए महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण, एक से बढ़कर एक प्रश्नों की श्रृंखला है। दांडी मार्च या दांडी यात्रा क्या होता है। देखिए गांधी जी द्वारा नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ने की बात की गई थी। दांडी मार्च का मतलब क्या था, नमक मार्च और दांडी सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है, जो सन 1930 में जो था महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेज सरकार के नमक के ऊपर कर लगाने के कानून के विरुद्ध किया गया था। देखिए कहा गया था भैया ये ऐसी आवश्यकता की चीज है कि दैनिक दिनचर्या में लोगों को सबसे ज्यादा अनिवार्य कोई चीज है तो वो नमक है, और अब उस पर भी कर लगेगा, इतनी सस्ती चीज पर भी कर लगेगा तो फिर बहुत ही बुरा हो जाएगा, या बहुत ही चीजें विचित्र हो जाएंगी। इसीलिए देखिए ये चलाया गया था दांडी मार्च। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक का ये 24 दिन का समय था डिस्टेंस, और ये नमक कानून बनाकर नमक कानून को तोड़ा गया था। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हम लोग खानका से आप क्या समझते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खानका से आप क्या समझते हैं। देखिए खानका शब्द का मतलब क्या होता है डिस्टेंस, मठ या आश्रम। देखिए ये मुख्य रूप से जो खानका होता है ये इस्लामिक तौर पर इस वर्ड को हम लोग देखते हैं, तो इसका भी अर्थ देखिए मठ या आश्रम ही होता है। यह शब्द खासकर देखिए क्या किया गया, सूफी संतों के द्वारा ये यूज किया गया था। ठीक है ना, सूफी संत जहाँ रहते थे उन्हीं जगह के नाम को हम लोग खानका कहते थे, जहां वह अपने अनुयायियों को आध्यात्मिक उपदेश देते हैं, उसको हम लोग खानका बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हम लोग काकोरी कांड कब और कहाँ हुआ। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ट्रेन की लूट से संबंधित था। 9 अगस्त 1925 को जो था काकोरी चली थी। आंदोलनकारियों ने क्या किया, इस ट्रेन को लूटने का प्लान बनाया था। जब ट्रेन लखनऊ से करीब 8 मील दूर थी तब उसमें बैठे 3 क्रांतिकारियों ने गाड़ी को रुकवाया और सरकारी खजाने को लूट लिया, जिसे हम लोग काकोरी कांड के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, बिस्मिल्लाह खान देखिए इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, वो बहुत उनको पकड़ने ने पकड़ा था, बहुत प्रताड़ित किया था। अभिलेख से आप क्या समझते हैं, देखिए अभिलेख का मतलब क्या होता है, रिकॉर्ड होता है। क्या होता है, रिकॉर्ड होता है। अभिलेख का मतलब होता है पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर जो है उत्कृष्ट उभरे हुए जो लिखे होते हैं पठन सामग्री, उसी को हम लोग कहते हैं अभिलेख। प्राचीन काल में इसका उपयोग होता था। ठीक है ना, और अब जो ये सम्राट अशोक के शासनकाल में जो है अभिलेखों का बहुत ही महत्व था, और वहीं पर से देखिए मुख्य रूप से जो है सबसे ज्यादा ये चीजें देखने को मिली है। खिलाफत आंदोलन क्या था, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खिलाफत आंदोलन, यह आंदोलन जो था 26 मार्च 1919 में
मुंबई में मोहम्मद अली और शौकत अली मुस्लिम बंधुओं के द्वारा चलाया गया था। देखिए, खिलाफत आंदोलन जो चलाया गया था 1919 में मुंबई में चलाया गया था, और मोहम्मद अली और शौकत अली नाम के जो मुस्लिम बंधु थे, अली बंधु, तो उनके द्वारा ही चलाया गया था। भारत में मुख्यतः मुसलमानों द्वारा चलाया गया राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था ये, और इस आंदोलन का उद्देश्य जो था वो सुन्नी इस्लाम के मुखिया माने जाने वाले तुर्की के खिलाफ खलीफा पर पुणे की स्थापना कराने के लिए अंग्रेजों पर ये चलाया, अंग्रेजों के विरुद्ध चलाया गया था ना, तुर्की के खलीफा पर देखिए जो चलाया गया था ना, ये महत्वपूर्ण रूप से खिलाफत आंदोलन था। चलिए, तीन विशेषताएं देखिए यहाँ पर। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा संविधान है, विभिन्न संविधानों का समावेश है इसमें, और जरूरत पड़ने पर कठोर भी है और जरूरत पड़ने पर लचीलापन भी है, तो ये हमारे संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताएं हो जाएंगी, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। संविधान की महत्ता को आप जानते ही हैं अच्छे से, एकदम ये तो पढ़ाया है, बताया गया आप लोग को। लखनऊ समझौता से क्या तात्पर्य, देखिए दिसंबर 1916 में लखनऊ में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में देखा जाए तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया। समझौते के तहत क्या किया गया, कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए पृथक चुनाव क्षेत्र के लिए मुस्लिम लीग का प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, ठीक है ना। तो ये था देखिए लखनऊ समझौता, और यहीं पर मुस्लिम लीग की बात हुई थी, और यहीं पर से बंटवारे की भी बात देखिए धीरे धीरे दिमाग में आने लगी थी। गांधी इरविन समझौता की मुख्य शर्त क्या थी कि देखिए 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और तत्कालीन जो वायसराय था उसका नाम था लॉर्ड इरविन, इनके बीच में एक समझौता हुआ और इसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा, और भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा। तो ये समझौते का महत्वपूर्ण बात था। और देखिए इसी समझौते के तहत जो है मुख्य रूप से कहा जाता है कि नहीं, गांधी जी जो जो हैं भगत सिंह जी को, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी को फांसी की सजा हुई थी, ठीक है ना। देखिए जैन धर्म के पतन के क्या प्रमुख कारण थे, देखिए राजधर्म पर प्रतिष्ठा न होना, जाति प्रथा का पुनरागमन हो गया, प्रचारकों का अभाव हो गया, आंतरिक मतभेद हो गया, डिस्टेंस, तपस्या की कठोरता हो गई, और भाषा की दुर्बलता हो गई। तो जैन धर्म के पतन के ये महत्वपूर्ण रूप से कारक थे जो सामने निकलकर सबके समक्ष आए। जैन धर्म के 5 महाव्रत देखिए कौन है, देखिए अहिंसा हो गया आपका, सत्य हो गया, अस्तेय हो गया, ब्रह्मचर्य हो गया, और अपरिग्रह हो गया। क्या क्या हो जाएगा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जो है ये महत्वपूर्ण रूप से जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं। और महावीर स्वामी द्वारा ये ब्रह्मचर्य को जो है महावीर स्वामी जी के द्वारा जोड़ा गया था। किसके द्वारा, महावीर स्वामी जी के द्वारा ब्रह्मचर्य को जोड़ा गया था। अकबर द्वारा देखिए निर्मित इमारतें कौन है, जहांगीरी महल है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, फतेहपुर सिकरी महल है, जोधाबाई महल है, जामा मस्जिद है, पंचमहल है, और मरियम की कोठी, ये मुख्य रूप से जो है अकबर के द्वारा बनवाए गए महत्वपूर्ण इमारत हो जाएंगे, ठीक है ना। कौन कौन है, जहांगीरी महल हो गया, फतेहपुर सिकरी हो गया, जोधाबाई महल, जामा मस्जिद, पंचमहल, मरियम की कोठी, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मुगल चित्रकला की विशेषताएं बताइए। मुगल शैली के चित्रों के विषय दरबारी शानो शौकत की बात, बादशाह की रुचियां आदि रहे। इस काल में अधिकतर चित्र कागज पर बनाए गए, और इसके अलावा कपड़े, भित्ति और हाथी दांत पर भी बनाए गए थे। तो ये मुख्य रूप से विशेषता थी किसकी, मुगल चित्रकला की। तो ये चित्रकलाएं थी डिस्टेंस देखा जाए तो मुख्य रूप से। मगध महाजनपद के शक्तिशाली होने के कारण क्या थे, देखिए लोहे की खदान यहाँ पर देखी गई, आर्थिक रूप से मजबूत था ये महाजनपद, कृषि व्यवस्था महत्वपूर्ण थी, स्वतंत्र वातावरण था, और वैदिकीकरण था। योग्य शासक देखिए बिंबिसार जो थे यहाँ उत्पन्न हुए, अजात शत्रु, महापद्म नंद, सम्राट अशोक, तो इन सभी देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, तो इन लोगों ने क्या किया, मगध के साम्राज्य का बहुत ही विस्तार भी किया, ठीक है। अलबरूनी कौन था, देखिए अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अलबरूनी, पूरा नाम इसका अलबरूनी का क्या है, अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अलबरूनी। ये एक फारसी विद्वान था, लेखक था, और वैज्ञानिक, धर्मज्ञ और विचारक था। अलबरूनी ने क्या किया था, 1030 ईस्वी में किताबुल हिंद यानी भारत के दिन नामक पुस्तक की रचना की हुई थी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर अशोक के राजनीतिक एकीकरण के प्रयासों को समझाइए। देखिए इसने धर्म एक भाषा और वस्तुतः ब्राह्मी नामक एक लिपि में बांधने का प्रयास किया, एकीकरण करने का प्रयास किया, और इसने इसके लिए अपने शिलालेखों का प्रयोग किया, और कुछ लोगों को देखिए इसने श्रीलंका वगैरह या दूर दूर तक प्रचार प्रसार के लिए भी भेजा था। ये इसका महत्वपूर्ण कदम था, ठीक है डिस्टेंस। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखलाएं हैं, और जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दीन ए इलाही के मुख्य तत्व क्या है, देखिए अबुल फजल ने आईने अकबरी के देखा जाए तो 77वें आईने में देखा है दीन ए इलाही का विवरण दिया है। इस धर्म के देखिए मुख्य सिद्धांत कुछ है यहाँ पर जो आप लोगों के समक्ष है यहाँ पर। दीन ए इलाही धर्म के देखिए ईश्वर एक है और अकबर उसका क्या है, पैगंबर है। मांस भक्षण इसके अनुयायी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस धर्म के अनुयायियों को सम्राट के सामने सिजदा यानी साष्टांग प्रणाम करना पड़ता था। सबको सूर्य तथा अग्नि की उपासना करना अनिवार्य बना दिया गया था, ठीक है। ये मुख्य रूप से सिद्धांत थे। देखिए यहाँ पर कुछ और इन दीन इलाही के बारे में बात किया जाए तो देखिए मछुओं, कसाईयों तथा इस प्रकार के उद्योग करने वाले के साथ भोजन करने की अनुमति नहीं थी। गर्भवती, वृद्ध, बांझ स्त्रियां जो थी, अपरिपक्व महिलाओं के साथ सहवास करना निषेध था। प्रत्येक अनुयायियों को अपना वर्षगांठ के दिन प्रतिभोज देना पड़ता था, ठीक है। ये महत्वपूर्ण रूप से बातें जो है शामिल की गई थी। धर्म का परिवर्तन केवल रविवार को ही हो सकता था। प्रत्येक व्यक्ति को सम्राट के
प्रति संपत्ति, जीवनमान, धर्म का बलिदान करने के लिए उद्धृत रहना पड़ता था। मृतिक देह से मस्तिष्क को पूर्व की ओर, पैरों को पश्चिम की ओर करके दफनाया नहीं जा सकता था। तो ये महत्वपूर्ण रूप से बातें थी जो शामिल की गई थी दीन ए इलाही धर्म में। ठीक है दोस्तों, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न था आप लोगों का। देखिए ये भी मुगलों के प्रांतीय शासन के दोषों का उल्लेख कीजिए, इसे भी देख लीजिए आप सभी लोग। ये देखिए यहाँ पर प्रश्न है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन प्रश्नों को आप लोग देख कर ही जाइएगा अपने एग्जाम में एक बार। मुगल साम्राज्य के पतन के देखिए क्या कारण थे। तो मुगल साम्राज्य के शासन की दुर्बलताएं थी, ठीक है ना। औरंगजेब के अयोग्य उत्तराधिकारी निकम्मे निकल कर आए बाद में। तो ये देखिए वो भी जनता का असंतोष था। ये भी मराठों का उत्कर्ष, मराठा जो शक्ति थी वो उत्पन्न होकर सामने आई, उभर कर सामने आई सबके। आर्थिक दिवालियापन भी देखिए हुआ, तो ये भी पतन का कारण बना। तो कई प्रकार के कारण देखिए यहाँ पर है जो महत्वपूर्ण। पतन कारण देखिए साम्राज्य का विशाल क्षेत्रफल, उत्तराधिकारी नियम का अभाव, शासन प्रबंधन की अकुशल व्यवस्था, देसी राजाओं का विरोध, ये सब बहुत सारे थे जो जो समस्याएं थी। अंग्रेजों का देखिए उत्कर्ष हो गया, शिया मुसलमानों एवं सैयद भाइयों का तिरस्कार, अंग्रेजों को दक्षिण नीति, ठीक है, ये सभी बातें निकल कर आई। बाबर की सफलता के कई कारण थे। देखिए देखा जाए तो स्वतंत्र राज्यों में बटा हुआ था, पारस्परिक संगठन और एकता का पूर्ण अभाव था जो बाबर के लिए मजबूती के रूप में शामिल हुआ। बाबर की सेना जो पूर्ण रूप से संगठित और प्रशिक्षित थी, और तोपों का विनाशकारी प्रहार था उसका, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण रूप से ये भी प्रश्न आपका हो जाएगा डिस्कस। चलिए देखिए यहाँ पर ध्यान से इब्राहिम। तो ये इस तरीके से था डिस्कस आप लोगों का इतिहास का महत्वपूर्ण सेशन, ठीक है। इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को जो है आप लोग तैयार करके जाइएगा। बेस्ट आप सब लक आप सभी लोगों को। और पेपर देने से पहले इस पूरे सेशन को देख लीजिएगा और इसे अपने जबरदस्त क्लासमेट पर शेयर भी कर दीजिएगा। पेपर मिलेगा डिस्कस तो मैं शाम को तैयार रहिएगा डीजे सर चैनल के साथ। मैं आपको जो है इस पेपर का डिस्कशन भी आपके साथ अवश्य रूप से करूंगा। तो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। बेस्ट तरीके से पेपर दीजिए, पूरे फुल कॉन्फिडेंस के साथ दीजिए। जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है, कि उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जाइए और जबरदस्त तरीके से अपने पेपर को कीजिए।